जरा कल्पना कीजिए कि किसी के पास एक ऐसा चश्मा आ जाए जिससे वो सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि मीलों दूर बैठे लोगों के विचार भी पढ़ सके। हाँ, ये तो सुनने में किसी बहुत ही शानदार सुपर पावर जैसा लगता है ना? मतलब हम सबको लगता है कि अगर हमें सब कुछ पता चल जाए, ब्रह्मांड के किस कोने में क्या हो रहा है, ये सब घर बैठे दिखने लगे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। बिल्कुल, हम हमेशा ज्ञान को सिर्फ एक टूल या एक फायदे की तरह देखते हैं। हाँ, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम ये गहराई से समझने वाले हैं कि प्राचीन दर्शन के अनुसार ये सुपर पावर असल में एक बहुत बड़ा अभिशाप भी कैसे बन सकता है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना ज्यादा दिलचस्प बनाती है क्योंकि ये टूल कब हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आज की हमारी इस चर्चा का आधार एक अत्यंत प्राचीन और दार्शनिक ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र। बिल्कुल, तत्वार्थ सूत्र। और हम विशेष रूप से इसके पहले अध्याय के कुछ सूत्रों पर बात कर रहे हैं। हाँ, सूत्र 22 और 23। हाँ, और इस चर्चा को और गहराई देने के लिए हमने द्विसहस्त्राब्दी महोत्सव में आदरणीय अनिल भैया जी के प्रवचन और निशंक वाणी यूट्यूब चैनल के अंशों का सहारा लिया है, जो कि बहुत ही तार्किक तरीके से इन चीजों को समझाते हैं। हाँ, हमारा मिशन भी यही है कि हम ये समझें कि प्राचीन जैन दर्शन में अतीन्द्रिय ज्ञान यानी जो सुपर ह्यूमन नॉलेज है उसकी क्या अवधारणा थी, और कैसे ये अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान जैसी गूढ़ बातें हमें आज की मॉडर्न लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। मतलब मनोविज्ञान हुआ या रिस्क लेने की हमारी क्षमता हुई, इन सब पर इसका क्या असर पड़ता है। शुरुआत में ही मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये कोई जादुई या रहस्यमयी दुनिया की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, ये मानव मन की जटिलताओं और इस ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का एक अत्यंत वैज्ञानिक और तार्किक ढांचा है। मतलब इसमें कोई अंधविश्वास वाला एंगल नहीं है। एकदम नहीं, ये पूरी तरह से कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है। ठीक है, तो चलिए फिर इसकी थोड़ी परतें उधेड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवधि ज्ञान की, जिसे साधारण भाषा में हम क्लैरवॉयंस कह सकते हैं। हाँ, मतलब दूर की या छिपी हुई चीजों को बिना इंद्रियों की मदद के सीधे अपनी आत्मा से जान लेना। बिल्कुल, सीधे तौर पर जानना। तो स्रोतों में इसके 6 बहुत ही दिलचस्प भेद बताए गए हैं। मुझे जो सबसे रोचक लगा वो है अनुगामी ज्ञान, जो व्यक्ति के साथ साथ चलता है। हाँ, चाहे वो कहीं भी जाए। और इसका विपरीत है अननुगामी, जो वहीं छूट जाता है जहां वो पैदा हुआ था। बिल्कुल। तो रुकिए, अगर मैं इसे आज की टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखूं तो क्या अनुगामी ज्ञान हमारे मोबाइल के सेलुलर डेटा जैसा है? हाँ, जो हर जगह हमारे साथ चलता है। हाँ, और अननुगामी ज्ञान हमारे घर के वाईफाई जैसा है, जो मतलब घर से बाहर निकलते ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक और आधुनिक तुलना है। ये स्पष्ट करता है कि अतीन्द्रिय ज्ञान भी कोई एक जैसी या स्थिर चीज नहीं है। इसकी भी अपनी एक रेंज होती है। हाँ, इसकी अपनी रेंज और प्रकृति होती है। और एक बात जिसने मुझे बहुत हैरान किया वो ये कि ये ज्ञान स्थिर नहीं है। उसमें बताया गया है कि एक वर्धमान ज्ञान होता है जो कि बढ़ता रहता है। हाँ, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं या समुद्र का ज्वार चढ़ता है। और दूसरी तरफ एक अवस्थित ज्ञान है, अवस्थित ज्ञान, जिसकी तुलना जन्म के किसी तिल या मस्से से की गई है, जो जीवन भर उतना ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत भारी भरकम शब्द आता है, क्षयोपशम। हाँ, क्षयोपशम। तो क्या इसका मतलब यह है कि ज्ञान एक बैटरी की तरह है जो हमारे मूड के हिसाब से चार्ज या डिस्चार्ज होती रहती है? मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। ये पूरी तरह से हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। अच्छा। दर्शन कहता है कि ज्ञान की क्षमता या जिसे क्षयोपशम कहा गया है, वो सीधे हमारी भावनाओं से नियंत्रित होती है। मतलब हमारे इमोशंस से। बिल्कुल। जब इंसान संक्लेश में होता है, यानी तनाव, क्रोध या बहुत ज्यादा नेगेटिव भावनाओं में घिरा होता है, तो क्या होता है? तो ज्ञान की बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होने लगती है, उसकी क्षमता घट जाती है। ओहो। इसके विपरीत जब विशुद्धि होती है, यानी मन पूरी तरह से शांत और निर्मल होता है, तब ज्ञान का दायरा और क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। ये तो हम मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं ना। कैसे? जैसे जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है
हमें सामने मेज पर रखी चाबी भी नहीं दिखती। हाँ, बिल्कुल सही कहा। गुस्सा हमारी देखने और समझने की क्षमता को सीमित कर देता है। लेकिन अगर मन शांत हो तो ये अवधि, ज्ञान का दायरा कितना बड़ा हो सकता है? इसका दायरा सच में कल्पना से परे है। ये महास्कंद से लेकर परमाणु तक को जान सकता है। एक सेकंड, महास्कंद, इसका क्या मतलब हुआ? महास्कंद का मतलब है ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो ठोस पुद्गल यानी मैटर से भरा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड? हाँ, और परमाणु जो उसी मैटर का सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा, अविभाज्य कण है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ये ज्ञान एक तरह से पूरे ब्रह्मांड को स्कैन कर सकता है? स्कैन कर सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी तकनीकी शर्त जुड़ी हुई है। वो शर्त क्या है? अवधि ज्ञान केवल रूपी चीजों को ही जान सकता है। रूपी चीजों से आपका क्या मतलब है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। हाँ, रूपी का अर्थ है भौतिक चीजें, मैटर, जिनका कोई आकार हो, रस हो, गंध या स्पर्श हो। अच्छा, फिजिकल चीजें। हाँ, ये अरूपी चीजों को सीधे नहीं जान सकता। और रूपी जैसे कि समय हो गया, आकाश हो गया, या फिर मुक्त हो चुकी आत्माएं जिन्हें सिद्ध भगवान कहा जाता है। मतलब ये एक तरह से ब्रह्मांड का भौतिक नक्शा पढ़ने की तकनीक है। बिल्कुल, ये आपको बता देगा कि भला ग्रह पर कितने परमाणु हैं, उनका रूप कैसा है, लेकिन ये अरूपी तत्वों को नहीं छू सकता। चलिए, ब्रह्मांड का भौतिक नक्शा पढ़ना तो एक बात हो गई, लेकिन अब हम उस दुनिया में चलते हैं जो शायद इस पूरे ब्रह्मांड से भी ज्यादा रहस्यमयी और उलझी हुई है। और वो क्या है? इंसान का दिमाग। मन की दुनिया। हाँ, और यही से मनःपरे अज्ञान यानी टेलीपैथी की बात आती है। सही कहा। मतलब भौतिक चीजों को दूर से स्कैन करना तो समझ में आता है, लेकिन किसी इंसान के मन के अंदर क्या चल रहा है, उन विचारों को पढ़ना, ये तो एक अलग ही स्तर का विज्ञान है। बिल्कुल, और इंसान का मन कितना जटिल होता है, इसे समझाने के लिए स्रोतों में राजा भरत चक्रवर्ती का एक बहुत ही शानदार किस्सा आता है। हाँ, मैंने वो पढ़ा था। राजा भरत का महल 84 खंड का था ना? हाँ, 84 खंड का, और उसमें इतनी सारी गलियां और घुमाव थे कि कोई भी इंसान आसानी से रास्ता भूल जाए। बाप रे। तो जब एक मुनिराज उस टेढ़े मेढ़े महल से गुजर रहे होते तो राजा भरत उनसे कहते हैं कि महाराज, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, मेरा महल बहुत टेढ़ा है। लेकिन फिर भरत तुरंत खुद अपने वाक्य को सुधारते हैं और कहते हैं कि नहीं महाराज, ये महल नहीं बल्कि मेरा मन इससे भी ज्यादा टेढ़ा है। क्या बात है, महल नहीं मन टेढ़ा है। इस सच में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक टिप्पणी है ना? बिल्कुल। मतलब हमारा दिमाग कभी एक सीधी रेखा में तो सोचता ही नहीं है। कभी नहीं। हम एक पल में किसी के लिए बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं और अगले ही सेकंड पता नहीं क्यों उसी इंसान से हमें चिढ़ होने लगती है। और इंसान की इसी कुटिलता को पढ़ने के लिए मना पर्याय ज्ञान के 2 स्तर बताए गए हैं। वो 2 स्तर कौन से हैं? पहला है ऋजुमति। ये वो ज्ञान है जो मन के सीधे, सरल और स्पष्ट विचारों को पढ़ लेता है। जो विचार बिल्कुल साफ हैं। हाँ, और दूसरा है विपुलमति। ये बहुत दिलचस्प है। विपुलमति क्या करता है? विपुलमति ज्ञान अत्यंत कुटिल, टेढ़े मेढ़े और जटिल विचारों को भी समझ लेता है। मतलब जो विचार इंसान ने खुद भी ठीक से नहीं सोचे। बिल्कुल, उन विचारों को भी जो शायद इंसान के अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं गहरे दबे हुए हों। अरे बाप रे। सोचिए, आज हम सोशल मीडिया पर दूसरों की राय जानने के लिए कितने बेचैन रहते हैं। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि काश हमें पता चल जाए। लेकिन अगर किसी के पास ये विपुलमति ज्ञान आ जाए और वो सच में लोगों के असली और अवचेतन विचारों को पढ़ने लगे तो क्या होगा? तो शायद उसका दिमाग ही फट जाएगा। वही तो। ये तो आज के दौर में एक सुपर पावर कम और सजा ज्यादा लगती है। बिल्कुल, और इसीलिए इस ज्ञान की भी अपनी कुछ सख्त सीमाएं तय की गई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं भी बैठकर किसी का भी मन पढ़ लेगा। यही मेरा अगला सवाल भी था। मतलब अगर कोई टेलीपैथी से विचार पढ़ सकता है तो क्या वो ब्रह्मांड में किसी का भी मन पढ़ लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या वो एक चींटी का या किसी पेड़ पौधे का मन भी पढ़ सकता है? ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न है। देखिए, सबसे पहली शर्त तो ये है कि ये ज्ञान केवल मनुष्य लोक तक ही सीमित है। मनुष्य लोक? हाँ, जो कि प्राचीन जैन भूगोल के अनुसार 45 लाख योजन के क्षेत्र में फैला हुआ है। अच्छा। और दूसरी जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि मनःप्रलय ज्ञान केवल संसारी जीवों के मन में चल रहे रूपी यानी भौतिक विचारों को ही पढ़ सकता है। एक मिनट, तो क्या चींटी के दिमाग में रूपी विचार नहीं होते? देखिए, ज्ञान केवल उसी जीव का पढ़ा जाएगा जिसके पास एक विकसित मन हो, जिसे दर्शन में संगी जीव कहा जाता है। गिजाय, जिसे मिलीपीट कहते हैं, या चींटियों के पास उस तरह का विकसित मन नहीं होता है। मतलब वो सोच विचार नहीं करती? नहीं,
जब आप गिजय को छूते हैं तो वो तुरंत गोल हो जाती है, या चींटी के आगे हाथ रखिए तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। हाँ, ये तो हम सब ने देखा है। तो वे कॉन्शियस होके ये नहीं सोच रही होती कि ओह ये इंसान मुझे मारने आ रहा है, मुझे भागने का एक प्लान बनाना चाहिए। हाँ, तो फिर वे काम कैसे कर रही हैं अगर उनके पास सोचने वाला दिमाग नहीं है? उनके पास सिर्फ इंद्रियां हैं और 4 मूलभूत संज्ञाएं हैं। संज्ञाएं मतलब? इंस्टिंक्ट्स, आहार यानी भोजन की तलाश, भय यानी खतरा भांपना, मैथुन और परिग्रह यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। वे इन संज्ञाओं और एक रिफ्लेक्स एक्शन पर काम कर रही हैं, न कि किसी विचारशील मन पर। ये बात चींटियों के लिए तो समझ में आती है, लेकिन अगर उनमें मन नहीं है तो वो चीजों पर प्रतिक्रिया कैसे देती हैं? कैसे मतलब? जैसे मैंने सुना है कि अनिल भैया के प्रवचन में जापानी पेड़ों का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण आता है। हाँ, वो उदाहरण बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, उसमें था कि जब जापान में किसी पेड़ को हटाना होता है तो लोग उसे काटते नहीं हैं, बल्कि उसके चारों ओर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं कि हमें जगह चाहिए, आप यहाँ से चले जाएं। बिल्कुल। और कुछ दिनों में वो हरा भरा पेड़ अपने आप सूख जाता है। अब रुकिए, अगर पेड़ों के पास दिमाग या मन नहीं है तो वो इंसानी प्रार्थनाओं को कैसे सुन रहे हैं? ये कोई जादू टोना तो नहीं है? नहीं, ये कोई जादू टोना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा और तरंगों का बहुत गहरा विज्ञान है। अच्छा। जैन अगम तो पहले से ये मानता है कि वनस्पतियों में भी ये बुनियादी संज्ञाएं होती हैं, जो मैंने अभी बताई। उनके पास सोचने वाला दिमाग भले ही ना हो, लेकिन उनके भीतर एक सूक्ष्म जीवन शक्ति जरूर होती है। तो वो रिएक्ट कैसे करते हैं? वे हमारी भावनाओं, हमारे कषायों यानी इमोशंस और हमारे द्वारा पैदा की गई भौतिक ऊर्जाओं, जिसे हम वाइब्रेशंस कहते हैं, उनके प्रति प्रतिक्रिया देती हैं। वाइब्रेशंस के प्रति? हाँ, जब कई लोग एक साथ बहुत ही नकारात्मक या विदाई की भावना से किसी पेड़ के पास खड़े होते हैं, तो वे एक खास तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या भावनात्मक तरंगे छोड़ते हैं। और उस पेड़ का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो उसे महसूस कर लेता है और अपने प्राण छोड़ देता है। ये किसी विचार को पढ़ने जैसा नहीं है, ये ऊर्जा के प्रति एक सेल्यूलर रिएक्शन है। बाप रे, ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाली बात है कि प्रकृति हमारी भावनाओं पर किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े विरोधाभास की तरफ चलते हैं। विरोधाभास कैसा? मतलब अगर हम मान लें कि किसी मुनिराज के पास ये दोनों सुपर पावर्स हैं, वे मीलों दूर का देख भी सकते हैं और लोगों के अवचेतन मन को पढ़ भी सकते हैं, तो उनकी जिंदगी तो बहुत आसान होनी चाहिए ना? आसान कैसे? मेरा मतलब है कि वे किसी भी बुरी परिस्थिति से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। उन्हें पहले से पता होगा कि आज किस घर में शुद्ध भोजन मिलेगा या किस रास्ते पर जाने से खतरा है। ऐसा लग सकता है। लेकिन मैंने स्रोतों में सुना है कि मुनिराज जब आहार यानी भोजन के लिए जाते हैं तो वे जानबूझकर अपने इन दोनों ज्ञानों का उपयोग बंद कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल बंद कर देते हैं। मुझे ये बात बिल्कुल भी गले नहीं उतर रही। मतलब अगर उनके पास किसी भी बुराई या खतरे से बचने की ताकत है तो वे जानबूझकर अपनी आंखें क्यों मूंद लेते हैं? ये तो एक तरह से बेवकूफी हुई ना? नहीं, ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सर्वोच्च स्तर की समझदारी है। वो कैसे? जरा सोचिए, अगर वे अपना ज्ञान चालू रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वे आहार के लिए किसी के घर जाएंगे और उन्हें उस व्यक्ति के मन की हर छोटी से छोटी खोट दिखने लगेगी। अच्छा। उसके अतीत के बुरे विचार और भोजन बनाने की प्रक्रिया के सारे अदृश्य दोष भी नजर आ जाएंगे। किसी ने भोजन बनाते समय थोड़ा गुस्सा किया होगा या किसी के मन में हल्का सा लालच आ गया होगा, वो सब उन्हें टेलीपैथी से एकदम साफ साफ दिख जाएगा। ओह, अब मैं समझा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत ही शानदार 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, लेकिन किचन में जाने से पहले आप अपनी आंखों पर एक पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा लें। बिल्कुल। अगर आप उस माइक्रोस्कोप से किचन के हर बर्तन को या हर शेफ के हाथों के बैक्टीरिया को देखने लगेंगे तो आप शायद जीवन में कभी बाहर का खाना नहीं खा पाएंगे। एकदम सटीक रूपक है ये। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर चीजों को देखने लगेंगे तो आपका जीवन जीना ही असंभव हो जाएगा। सही बात है। और इसीलिए मुनिराज अज्ञानता को चुनते हैं ताकि वे शांति से अपना आहार ले सकें। और ये जो बात है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कैसी चेतावनी? अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये बताता है कि भविष्य जानने की या दूसरों के मन को पढ़ने की हमारी जो जिद है वो असल में कितनी खतरनाक है। ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर किसी को ज्योतिष, हस्तरेखा या भविष्य देखने का थोड़ा बहुत ज्ञान हो भी जाए
तो उसे कभी अपने परिवार या करीबियों का भविष्य नहीं देखना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि आप उनके जीवन में आने वाले दुखों को या उनके दोषों को देखकर खुद ही शांति से जी नहीं पाएंगे। जी, एकदम सही पकड़ा आपने। और इसके लिए डॉक्टर विद्युत जैन का एक बहुत ही वास्तविक उदाहरण स्रोतों में दिया गया है। हाँ, मैंने सुना था वो। वे एक डॉक्टर भी हैं और ज्योतिषी भी हैं। उन्होंने एक बार एक वरिष्ठ मुनिराज की बीमारी का आकलन किया और भविष्यवाणी कर दी कि मुनिराज का समय अब कम बचा है। लेकिन सालों बाद जब वे उन्हीं मुनिराज से वापस मिले तो मुनिराज ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि अभी आप हैं? क्या बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो या ज्योतिषी, किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। बिल्कुल। पूर्ण ज्ञान, जिसे केवल ज्ञान कहा गया है, उसके न होने के कारण हमारे अनुमान अक्सर गलत भी हो सकते हैं। और जब ज्ञान अधूरा हो तो ज्यादा जानकारी हमारे लिए किसी वरदान से ज्यादा एक मानसिक प्रताड़ना बन जाती है। बिल्कुल सही कहा। बहुत ही गहरी बात है। हमें हमेशा लगता है कि जानकारी ही शक्ति है, इन्फॉर्मेशन इज पावर। लेकिन कभी कभी कम जानना हमारी मानसिक शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल उठता है यहाँ पर। वो क्या? अगर असीमित ज्ञान एक बोझ है और हम भविष्य भी नहीं देख सकते, तो एक आम इंसान अपनी जिंदगी में रिस्क कैसे ले, फैसले कैसे करे? हम तो हमेशा बस इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि जब परफेक्ट कंडीशन होगी, यानी पूरी अनुकूलता होगी, तब हम कोई नया काम शुरू करेंगे। और देखिए, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अनुकूलता का इंतजार करना पूरी तरह से मूर्खता है। अच्छा। इसे स्रोत्र में नदी के एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए नदी में बाढ़ आई है और आपको उस पार जाना है। हाँ। तो क्या आप किनारे पर बैठकर इस बात का इंतजार करेंगे कि नदी का पानी पूरा सूख जाए तब मैं पार करूंगा? नहीं, पानी तो कभी नहीं सूखेगा बाढ़ का। बिल्कुल। आपको उसी बहाव में, उन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में ही थोड़ा जोखिम उठाकर नदी में उतरना ही पड़ेगा। ये बात तो है। और जोखिम उठाने की बात पे मुझे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का वो प्रसंग याद आ रहा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, वो बहुत ही शक्तिशाली प्रसंग है। चंद्रगुप्त के सामने दो विकल्प थे। एक तरफ उनकी माँ बंधक थी जिनकी जान को बहुत बड़ा खतरा था, और दूसरी तरफ उनके गुरु चाणक्य थे जिनके पास अखंड भारत का एक बहुत बड़ा सपना था। बिल्कुल। चंद्रगुप्त को किसी एक को चुनना था और उन्होंने अपनी माँ को बचाने के बजाय गुरु चाणक्य के साथ जाने का अत्यधिक जोखिम भरा और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़ देने वाला फैसला लिया। और अगर आप इसे सिर्फ सतह से देखेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी क्रूरता लग सकती है। हाँ, कोई भी कहेगा कि कैसा बेटा है। लेकिन ये एक बहुत वृहद लक्ष्य के लिए उठाया गया कदम था। अगर वे उस दिन वो रिस्क ना लेते, परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करते या मोह में फंस जाते, तो क्या होता? तो इतिहास में मौर्य साम्राज्य का और खुद चंद्रगुप्त का कोई नाम ही नहीं होता। बात तो सही है। इसी तरह अनुकूलता की तलाश को तोड़ने के लिए जंगल वाले बाबा यानी आचार्य विद्यासागर जी के गुरु का एक बहुत ही शानदार प्रसंग आता है। अच्छा, वो क्या है? अक्सर लोग वही काम करना चाहते हैं जहां सब कुछ पहले से सेट हो, अनुकूल हो। जैसे एक जैन मुनि जैन समाज के बीच ही जाकर प्रवचन करे जहां उनका भरपूर स्वागत हो। जाहिर सी बात है, इंसान कंफर्ट ही ढूंढता है। लेकिन जो सच्चे पुरुषार्थी होते हैं वे ऐसा नहीं करते। जंगल वाले बाबा ने आदिवासियों के बीच जाकर काम किया, जंगलों में कठिन तपस्या की, जहां दूर दूर तक एक भी जैन परिवार नहीं था। अरे वाह! उन्होंने अनुकूलता नहीं खोजी, बल्कि अपनी साधना और मेहनत से प्रतिकूलता को ही अपने लिए अनुकूल बना दिया। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। चंद्रगुप्त ने जो किया या जंगल वाले बाबा ने जो किया, वो तो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय था। हाँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब समाज में दो लोग अपने अपने सच को लेकर आपस में टकराते हैं, तब क्या होता है? क्योंकि हमारे पास तो संपूर्ण ज्ञान है नहीं, इसलिए हर इंसान को यही लगता है कि मैं ही सही हूँ। बिल्कुल। आज के दौर में आप इंटरनेट पर होने वाली बहसों को ही देख लीजिए। ऐसे में इन आपसी मतभेदों को कैसे सुलझाया जाए? यहीं पर आकर जैन दर्शन का सबसे पावरफुल टूल सामने आता है, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद? हाँ। अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी अलग विचार के साथ आता है तो उससे विवाद करने के बजाय बस एक वाक्य कहिए। क्या? आपकी बात सही है। रुकिए, आपकी बात सही है, बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। ये तो मुझे बस सामने वाले को खुश करने की या किसी विवाद से बचने की निंजा टेक्निक लग रही है। ऐसा लग सकता है शुरुआत में। मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति सच में गलत हो तो क्या मैं बस उसकी हाँ में हाँ मिला दूं? ये तो कोई बहुत गहरी फिलॉसफी नहीं लगी मुझे। नहीं, ये सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना बिल्कुल नहीं है। यही तो अनेकांतवाद की असली गहराई है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। हाँ, बताइए।
मान लीजिए टेबल पर एक बेलन यानी सिलेंडर रखा है। ठीक है, रखा है। अगर आप उसे बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? एक पूर्ण गोला यानी सर्कल, है ना? हाँ, टॉप व्यू तो सर्कल ही होगा। लेकिन अगर मैं उसी बेलन को सामने से देखूंगी तो वो मुझे एक आयत यानी रेक्टेंगल दिखाई देगा। फ्रंट व्यू रेक्टेंगल होगा। अब अगर हम दोनों आपस में अड़ जाएं, आप कहें कि ये तो सिर्फ गोल है और मैं कहूं कि नहीं ये तो सिर्फ आयताकार है, तो क्या होगा? हम बस लड़ते रहेंगे। लेकिन असल में वो तो दोनों ही है ना, बस हम दोनों के देखने का नजरिया अलग अलग है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अनेकांतवाद यही मानता है कि सत्य हमेशा बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल होता है। अच्छा। कोई भी एक व्यक्ति पूरे सत्य को कभी नहीं देख रहा होता। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव से सत्य का बस एक छोटा सा हिस्सा देख रहा होता है। इसलिए जब आप किसी से कहते हैं कि आपकी बात सही है, तो आप उसके सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसके नजरिए को, उसके एंगल को स्वीकार कर रहे हैं। अब मैं समझा। जैन धर्म को सभी धर्मों की अच्छाइयों का एक गुलदस्ता भी कहा गया है। गुलदस्ता? हाँ, क्योंकि हर विचार में कुछ न कुछ सत्य तो होता ही है। अगर किसी के विचार में 10 बातें बहुत अच्छी हैं और 2 बातें गलत भी हैं, तो उन 2 बुराइयों को लेके लड़ने के बजाय हमें उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए और जो अच्छाई है उसे ग्रहण करना चाहिए। जिस पल आप किसी के सत्य को थोड़ी सी जगह देते हैं ना, वो व्यक्ति आपका विरोधी नहीं रहता और फिर संवाद के असली दरवाजे खुल जाते हैं। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। यानी अपने सच को दूसरों पर थोपने के बजाय ये स्वीकार कर लेना कि सत्य के कई चेहरे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने सच में एक बहुत ही लंबी और गहरी यात्रा तय की है। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। हमने समझा कि कैसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े हिस्से महास्कंध से लेकर सबसे छोटे कण परमाणु तक को जानने वाला अवधि ज्ञान काम करता है। हमने राजा भरत के महल वाले उदाहरण के जरिए इंसानी मन की उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों का सफर भी किया और चींटियों और पेड़ों की उस दुनिया को देखा जो बिना मन के भी हमारी ऊर्जाओं को महसूस कर लेती हैं। और इन सब से ऊपर हमने ये सीखा कि जीवन में परफेक्शन या अनुकूलता का इंतजार करना बस अपने समय की बर्बादी है। सही बात है। और ये भी कि असीमित ज्ञान हमेशा कोई आशीर्वाद नहीं होता। बिल्कुल। शुरू में हमने मीलों दूर का देखने और दूसरों का मन पड़ने वाले उस जादुई चश्मे की बात की थी। हम सबको यही लगता है कि अगर हमें सब कुछ पता चल जाए, दूसरों के राज खोल जाएं, तो हम इस जीवन की रेस को जीत लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, आज की इस चर्चा ने सब कुछ पलट कर रख दिया है। उन मुनियों ने जिनके पास सच में दूसरों का मन पढ़ने और भविष्य देखने की सुपर पावर थी, उन्होंने हमें सिखाया कि कभी-कभी अज्ञानता यानी जानबूझकर सब कुछ न जानना। हाँ, जानबूझकर सब कुछ न जानना ही हमारे रिश्तों को, हमारी मानसिक शांति को और हमारे समाज को बचाए रखता है। ये बहुत ही गहरी बात है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें इसी एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या सब कुछ न जानना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, या फिर असल में ये मानव प्रजाति को जोड़े रखने वाला और खुशहाल रखने वाला हमारा सबसे बड़ा इवोल्यूशनरी टूल है? अगर हमें एक दूसरे के दिमाग की हर बात पता चल जाए, तो क्या सच में कोई भी रिश्ता टिक पाएगा? ये सच में खुद का आत्मनिरीक्षण करने वाला विचार है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में कुछ नए विचारों के साथ।